नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड जोशीमठ के साथ। जोशीमठ में भू धसाव के मुद्दे को लेकर उत्तराखंड कैबिनेट की आज बैठक हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि एनटीपीसी की जिम्मेदारी की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि जो प्रभावित परिवार हैं उसमें हर 2 सदस्य को मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाएगा। इस बीच, इन घोषणाओं के बीच जोशीमठ के लोगों का जीवन आसान होता नजर नहीं आ रहा। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। जोशीमठ में दरारों से ढह रहे अपने घरों को छोड़कर राहत शिविर और गुरुद्वारों में रह रहे लोगों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा। 71 साल की मंदोदरी देवी को दरार पड़ चुके अपने आलीशान 10 कमरों के घर को छोड़कर इस राहत शिविर के एक कमरे में अपने परिवार के 6 लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। मंदोदरी को अब तक एक नए पैसे का मुआवजा नहीं मिला है। अपने हालात बयां करते करते मंदोदरी भावुक हो जाती है। 2 मंजिला मकान था, 10 कमरे थे, अपनी सब सुविधाएं थी, अपने जो होती अपने घर में क्या एक पैसे से हम 23 साल से रह रहे थे उस कमरे में। उस वजह से हमने गांव में भी अच्छा नहीं बनाया। वैसे जाते आते थे कभी कभी, अब कहाँ जाए क्या करें। तब वो सब सामान का भी कोई इधर फेंक रहा, कोई उधर फेंक रखा, रिश्तेदार के घर रख रखा, पहनने को भी कपड़े नहीं मिल रहे। वैसी वो स्थिति हुई है हमारी। आपकी आंखों में आंसू आ गए हैं? हाँ, क्या करेंगे, सभी रो रहे तो क्या करना। जब किसी के सिर से छत चले जाती तो दुख तो होता ही है। तकरीबन 8 विस्थापित परिवारों ने जोशीमठ के गुरुद्वारे में शरण ली है। इनका कहना है कि वो हमेशा गुरुद्वारे या राहत शिविर में नहीं रह सकते। सरकार इन्हें कहीं बसाए या स्थिति स्पष्ट करे। सरकार ने तो बोला कि हम पर भरोसा करो और जितना हो सकता है उतना हम जो है कि सहायता करेंगे, लेकिन कब तक हम जो है कि गुरुद्वारे में रहेंगे। और काफ़ी जो है कि भयावह जो है वहाँ पे इतनी स्थिति खराब है कि वहाँ जाना भी अब जो है कि डर लग रहा है। हमारे पास तो इतना बिजनेस भी नहीं है कि जो हम आगे बढ़ा सकें। हमारे पास जो भी है तो हम मकान पे ही निर्भर है, किराए पे ही निर्भर है कि हमारा किराया है, उससे बच्चों का भविष्य बढ़े। क्योंकि अभी तो मकान भी नहीं है और बच्चे हमारे सब छोटे छोटे हैं, पढ़ने वाले हैं। ऐसा ही नहीं है कि हमारे बच्चे रोजगार पे हैं, छोटे बच्चे हैं और अब तो घर से भी उम्मीद नहीं है कि हम घर पे कुछ कर सके। जोशीमठ को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कई अहम फैसले किए। सहायता पैकेज से पहले सर्वे और लोगों से बात की जाएगी। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान किया जाएगा। 6 महीने के लिए बिजली और पानी के बिल माफ किए जाएंगे। बैंक लोन के लिए 1 साल की अवधि दी जाएगी। सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच होगी। सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। 8 संस्थान इस वक्त जोशीमठ भू धसाव के कारणों की जांच करेंगे। एनटीपीसी का काम बंद है। अभी एनटीपीसी की जिम्मेदारी है कि नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। हाँ, उसमें जो 1.5 लाख की जो इंटरिम पैकेज की घोषणा हुई थी तो उसमें हमें धनराशि मिल गई है और कई परिवार ऐसे हैं, करीब 60 फैमिलीज़ को हमने उनके जो है चेक्स रेडी कर दिए हैं। कईयों को हमने आज डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। लगातार हम लोगों को बुला रहे हैं कि वो अपनी धनराशि को कलेक्ट कर ले। अभी कुछ दरारें बढ़ी हैं कुछ घरों में हम लोग देख रहे थे, कुछ लोग और शिकायत कर रहे हैं। वो जो डेटा है वो 731 का ही है।
ओवरऑल हमारा जो है वो सर्वे, जो हमारी टीम्स हमने कंस्टिट्यूट करी हैं वो घर घर जाके सर्वे कर रही हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आ रहा है कि कहीं पर दरार आ रही है तो जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं। पर इसी बीच इसरो ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दिखाया गया है कि 27 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक यानी सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। जोशीमठ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर राजस्थान की, जहां शिक्षक भर्ती मामले में पेपर लीक को लेकर मास्टरमाइंड के घर पर कार्रवाई हुई है। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा भूपेंद्र सारण के घर पर बुलडोजर चला दिया गया है। भूपेंद्र सारण पर शिक्षक भर्ती में पेपर लीक का आरोप है। इसके पहले आपको बता दें कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अधिगम कोचिंग सेंटर की 5 मंजिला बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया था, क्योंकि इसी कोचिंग सेंटर से पेपर लीक होने का आरोप था। और अब आरोपी के घर को भी ढा दिया गया है। और अब बात मुंबई की करते हैं, जहां बदलते मौसम के बीच वायु गुणवत्ता जो है वो बेहद खराब श्रेणी में है या फिर लगातार खराब श्रेणी में है, जिसकी वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ता हुआ दिख रहा है। अस्पतालों में किस तरह से बच्चों की भीड़ नजर आ रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुंबई की हवा कितनी खराब हो चुकी है, इसका अंदाजा अस्पतालों में पहुंच रहे इन बच्चों को देखकर लगाया जा सकता है। 11 साल के रुद्र अस्थमा के मरीज हैं। जहरीली हवा ने अस्पताल के कई चक्कर लगवा दिए हैं। अभी थोड़ा ये क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से उसको एकदम ज्यादा होता है और स्कूल जाता है, भागता है, दौड़ता है, बाहर का हवा लगता है, प्रदूषण की वजह से उसको ज्यादा तकलीफ होता है। और इतना तकलीफ होता है कि एडमिट ही करना पड़ता है। सांस फूलता है एकदम और बहुत तकलीफ होता है, दम लगना चालू होता है, बाद में बुखार आता है, बॉडी पेन होता है, ये सब बीमारी चालू होता है, ज्यादा करके सांस फूलता है। 7 साल के आमिश भी बदली आबोहवा में लंबी और तकलीफदेह खांसी के साथ साथ बदन पर पड़े चकत्तों से जूझ रहे हैं। नवजात बच्चे सांस की तकलीफ और खांसी से परेशान हैं। फोर्टिस, हीरानंदानी, एक्मे जैसे शहर के कई अस्पतालों और क्लिनिक से जुड़े विशेषज्ञों के अनुसार सांस से जुड़ी समस्या वाले मरीजों में करीब 30 से 40% की बढ़ोतरी दिख रही है। 2-3 वीक्स में हमारे पास जो अस्थमा के हमारे फॉलोअप वाले पेशेंट्स है वो नंबर्स काफी इंक्रीज हुआ है कि उनके जो कंट्रोलर थेरेपी पे थे वो वापस से मतलब उनको एक्यूट अटैक्स में आ रहे हैं करके कि एकदम दम लगना, खांसी होना बहुत तेज और सांस लेने में दिक्कत होना, इस तरीके के पेशेंट आ रहे हैं। जनरली ओपीडी में देख रहे हैं तो 20 to 30% पेशेंट इसी तरीके के वीजिंग के साथ में जो पेशेंट अभी आना स्टार्ट हुआ है, मे बी बिकॉज जो सडन क्लाइमेट थोड़ा ठंडा मौसम हुआ है उसकी वजह से और पॉल्यूशन की वजह से, तो ये सारे जो अस्थमा वाले पेशेंट रहते हैं उस तरीके के काफी पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं ओपीडी। मुंबई में हम अभी पिछला 1 महीने में देख रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग प्रकार की लंग कंडीशंस हो रही है। ज्यादा हमने एलर्जीज और वायरल देखा है। बच्चे ब्रोंकियोलाइटिस या फिर एलर्जिक राइनाइटिस, एडिनोइड के इन्फेक्शंस को लेकर ज्यादा ओपीडी में आ रहे हैं। मुंबई में अभी ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से ही है या फिर वायरल का कोई एपिडेमिक चल रहा है उसकी वजह से भी नंबर ज्यादा बढ़े हैं। एलर्जी का जो प्रमाण है वो पिछले सालों से, सिर्फ कोविड नहीं, कोविड के पहले के सालों में भी जितना एलर्जीज हम देखते थे उससे इस साल थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को मुंबई की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दिखी। AQI 303 पर रहा। 5 से 8 जनवरी के बीच मुंबई ने 300 से ऊपर का AQI दर्ज किया, जो 7 जनवरी को 317 हो गया। प्रमुख भारतीय शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सफर के मुताबिक सर्दियों के महीनों के दौरान मुंबई में आमतौर पर मध्यम से खराब AQI देखा जाता है, लेकिन ये पहली बार है जब शहर ने खराब से बहुत खराब AQI की लंबी अवधि देखी है। दिसंबर के मध्य में 1 सप्ताह के लिए मुंबई का AQI दिल्ली से भी खराब था। फिलहाल शहर का तापमान 20.8 डिग्री सेल्सियस है। आगे 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। गिरते तापमान के साथ बिगड़ती हवा हर उम्र के लिए तकलीफदेह बन रही है। ज्यादा चिंता बच्चों और बुजुर्गों को लेकर है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आज
वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर क्रूज एमवी गंगा विलास को सबसे लंबे जलमार्ग के लिए रवाना किया। साथ ही मकर संक्रांति से शुरू होने वाले टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। अजय सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी के रविदास घाट पर गंगा किनारे कलाकारों की थाप। ये समारोह टेंट सिटी की शुरुआत का है। इसका उद्घाटन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल किया। रेडी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टेंट सिटी का मकसद भी बताया और मायने भी। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। संत रविदास के उसी घाट पर महिलाओं का यह गीत टेंट सिटी के साथ सबसे लंबे जलमार्ग पर टूरिस्टों को लेकर निकलने वाले गंगा विलास क्रूज के लिए है। यह ऐतिहासिक दृश्य है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इसे भी प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े उन्होंने बताया कि किस तरह ये क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा। मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। बनारस में लगी टेंट सिटी बनारस के पर्यटन को बढ़ावा देगी और गंगा विलास क्रूज 27 नदियों से होते हुए 3200 किलोमीटर की यात्रा में लगभग 50 पड़ावों पर रुकेगा। इन तमाम जगहों पर पर्यटन के नए अवसर खोलेगा। तो एक लंबा जो एक जलमार्ग का जो एक अपना जो सबसे लंबे जलमार्ग के पर जो क्रूज चलना था, जिसकी हरी झंडी दिखनी थी, वो निकल चुका है। एक नया इतिहास, एक नई कहानी लिखने के लिए। वाराणसी के रविदास घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और भाई आपको लाहौल स्पीति की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फ खिसकने की घटना हुई है और बर्फ खिसकने से राशेल गांव का जो इलाका है वो प्रभावित हुआ है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। हॉट टॉपिक में आज इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।